अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज हम डिस्कस करेंगे डीएनए के बारे में। डीएनए के बारे में इंशाल्लाह तफसील से पढ़ेंगे आज। और जो डीएनए के बारे में जो मॉडल पेश किया गया है, यानी जो वाटसन एंड क्रेग मॉडल है, इंशाल्लाह इस मॉडल को भी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट लेते हैं। डीएनए हमारे पास जो एब्रीवेशन है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड की एब्रीवेशन है। यानी डीएनए जो है ये स्टूडेंट हमारे पास क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। अब न्यूक्लिक एसिड क्या है, इसका एक शॉर्ट सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं। देखिए, न्यूक्लिक एसिड जो है, it was reported by a Swiss physician for the first time in 1869 in the nucleus of white blood cell and named as nuclein because it was found in the nucleus। न्यूक्लिक एसिड जो है सबसे पहले किसने इसका रिपोर्ट दिया था, स्विस फिजिशियन ने। और ये रिपोर्ट फॉर द फर्स्ट टाइम कब दिया था, 1869 में। फिर जो है इसको नाम दिया गया न्यूक्लिन का। और न्यूक्लिन का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये जो कंपाउंड था ये व्हाइट ब्लड सेल की न्यूक्लियस से ये कंपाउंड आइसोलेट किया गया था। और फिर चूंकि ये कंपाउंड जो था ये ना तो लिपिड की कैटेगरी में था, ना प्रोटीन की कैटेगरी में, और ना कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी में था। तो इसको जो है ये एक नोवेल टाइप, एक नया किस्म का कंपाउंड था। तो इसको नाम दिया न्यूक्लिन, क्योंकि ये न्यूक्लिन न्यूक्लियस में पाया जाता था। अच्छा, फिर जो है इस न्यूक्लिक एसिड की जो स्ट्रक्चरल कंपोजिशन जब डिस्कवर हुआ तो फिर उसकी बुनियाद पर इसको नाम दिया गया इन 1920 में इसको न्यूक्लिक एसिड का नाम दिया गया। और न्यूक्लिक एसिड का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये एसिडिक नेचर शो करता था। यानी ये जो कंपाउंड था ये न्यूक्लिक एसिड क्या था, नेचर उसका क्या था, एसिडिक था। अच्छा, बाद में जो है इसके टाइप्स जो है वो डिटरमाइन किए गए। यानी डीएनए न्यूक्लिक एसिड की जो है दो किस्में हैं। एक हमारे पास है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए, और एक हमारे पास है आरएनए यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब इन दोनों में फर्क क्या है, इंशाल्लाह ये फर्क हम आगे समझेंगे। बुनियादी फर्क एक तो ये है कि आरएनए जो है ये हमारे पास सिंगल स्ट्रैंड है, जबकि डीएनए हमारे पास क्या है, डबल स्ट्रैंड है। और दूसरा फर्क जो है वो ये है इसके न्यूक्लियोटाइड में। यानी न्यूक्लिक एसिड जो है इसके मोनोमर क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड की कंपोजिशन में थोड़ा सा फर्क है। यानी आरएनए के न्यूक्लियोटाइड में हमारे पास जो शुगर है वो राइबोज शुगर है, और डीएनए के न्यूक्लियोटाइड में जो शुगर है वो हमारे पास डीऑक्सीराइबोज है। इंशाल्लाह बाद में पढ़ेंगे कि डीऑक्सीराइबोज कैसे कहते हैं। इसी तरह जो नाइट्रोजनियस बेसिस पाए जाते हैं न्यूक्लियोटाइड के अंदर, तो आरएनए के अंदर हमारे पास यूरेसिल पाया जाता है थाइमीन के बजाय, और डीएनए के अंदर यूरेसिल के बजाय वहां पर थाइमीन पाया जाता है। अच्छा, तो स्टूडेंट्स डीएनए जो है हमारे पास क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। और न्यूक्लिक एसिड क्या है, ये हमारे पास है पॉलीमर है। न्यूक्लिक एसिड हमारे पास पॉलीमर है। और इसके मोनोमर्स क्या है, न्यूक्लिक एसिड का मोनोमर जो है वो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड है। यानी न्यूक्लिक एसिड का चेन जो होता है उस चेन के अंदर रिपीटिंग यूनिट हमारे पास न्यूक्लियोटाइड होता है। तो अब देखते हैं कि न्यूक्लियोटाइड की कंपोजिशन क्या है, केमिकल कंपोजिशन न्यूक्लियोटाइड की। तो न्यूक्लिक एसिड जो है ये हमारे पास पॉलीमर है, तो इसके मोनोमर्स हमारे पास है न्यूक्लियोटाइड। ये क्या है, रिपीटिंग यूनिट है न्यूक्लिक एसिड का। अच्छा, अब न्यूक्लियोटाइड जो है ये हमारे पास 3 कंपोनेंट से मिलकर बनता है। वो 3 कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, हमारे पास सबसे पहले है शुगर, डीऑक्सीराइबोज,
राइबोज। डीऑक्सीराइबोज क्या है? देखिए स्टूडेंट, डीऑक्सीराइबोज ये हमारे पास एक शुगर है, ये है हमारे पास डीऑक्सीराइबोज। अब देखिए स्टूडेंट, डीऑक्सीराइबोज, डीऑक्सी इसको क्यों कहते हैं? देखिए यहां पर हमारे पास एक कार्बन नंबर 1, यहां पर इस कॉर्नर में कार्बन नंबर 2 है, यहां पर कार्बन नंबर 3 है, इस कॉर्नर में कार्बन नंबर 4 है, और कार्बन नंबर 5 जो है, चूंकि ये पेंटोज है तो कार्बन नंबर 5 यहां पर है, कार्बन नंबर 5 यहां पर है, ये हमारे पास है कार्बन नंबर 5। अच्छा स्टूडेंट, इस रिंग के अंदर हमारे पास 4 कार्बन है, और जो 5th कार्बन है वो रिंग से क्या है? आउट है, यानी 5th कार्बन इज आउट ऑफ द रिंग। अब देखिए स्टूडेंट, इसको ये डीऑक्सीराइबोज क्यों कहते हैं? डीऑक्सी, डीऑक्सी इसको इसलिए कहते हैं कि ये कार्बन नंबर 2 जो है, यहां पर कार्बन नंबर 2 पर हमारे पास OH ग्रुप मौजूद नहीं है, यहां पर OH ग्रुप नहीं है, बल्कि सिर्फ यहां पर हमारे पास हाइड्रोजन मौजूद है। कार्बन नंबर 2 पर हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन मौजूद है, और यही फर्क है आरएनए के न्यूक्लियोटाइड में और डीएनए के न्यूक्लियोटाइड में। ये डीएनए का न्यूक्लियोटाइड जो है, डीएनए की न्यूक्लियोटाइड के अंदर यहां पर जो शुगर है, कार्बन नंबर 2 पर इसका क्या है? सिर्फ हाइड्रोजन है, यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहां पर नहीं है, जबकि आरएनए की न्यूक्लियोटाइड में यहां कार्बन नंबर 2 पर OH ग्रुप मौजूद है। अच्छा, तो ये है हमारे पास क्या? डीऑक्सीराइबोज है। अच्छा, दूसरा कंपोनेंट जो है वो है हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप। दूसरा है हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप जो है, यानी यह हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप है, जहां पर फास्फोरस एटम जो है वो ऑक्सीजन के साथ, एक ऑक्सीजन एटम के साथ डबल बॉन्डेड है, और 3 ऑक्सीजन एटम्स के साथ जो है सिंगल बॉन्डेड है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन पर क्या है? नेगेटिव चार्ज है, जबकि एक ऑक्सीजन एटम के साथ डबल बॉन्डेड है। तो ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट? ये हमारे पास है फॉस्फेट ग्रुप। और डीएनए के बारे में, यानी डीएनए का जो मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल के बारे में हम कहते हैं कि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो डीएनए के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो इस वजह से है, इस फॉस्फेट ग्रुप की वजह से डीएनए के ऊपर हमारे पास नेगेटिव चार्ज आता है। अच्छा, तीसरा कंपोनेंट जो है वो है हमारे पास नाइट्रोजीनियस बेसिस। तीसरा कंपोनेंट है नाइट्रोजीनियस। अच्छा, नाइट्रोजीनियस बेसिस क्या है स्टूडेंट? नाइट्रोजीनियस बेसिस ये हमारे पास हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक तो वैसी भी है, लेकिन ऑर्गेनिक के अंदर ये हमारे पास क्या है? हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स है, यानी कार्बन एंड हाइड्रोजन के अलावा इसमें और एलिमेंट्स भी पाए जाते हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स। और ये नाइट्रोजीनियस बेसिस जो है, ये इन नाइट्रोजीनियस बेसिस का एक खास सीक्वेंस जब हो डीएनए के अंदर, तो उसको हम जीन कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि डीएनए के अंदर नाइट्रोजीनियस बेसिस का एक खास कंपोनेंट्स वो क्या करते हैं? जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजीनियस बेसिस जो है ये हमारे पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरिंग कंपोनेंट्स है। अच्छा, और नाइट्रोजीनियस बेसिस की 2 किस्में हैं, एक हमारे पास है प्यूरिन और एक है हमारे पास पायरिमिडीन्स। पायरिमिडीन्स एंड
एक है हमारे पास प्यूरिन्स। अच्छा, पायरिमिडीन्स क्या है और प्यूरिन क्या है? पायरिमिडीन जो है ये हमारे पास सिंगल रिंग कंपाउंड है, सिंगल रिंग कंपाउंड है, और इस रिंग के अंदर हमारे पास क्या है, 6 एटम्स मौजूद हैं। यानी हम जनरल स्ट्रक्चर ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं कि पायरिमिडीन जो है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, 6 रिंग कंपाउंड है। यानी इस रिंग के अंदर हमारे पास 6 मेंबर है। जबकि प्यूरीन जो है, प्यूरीन हमारे पास डबल रिंग कंपाउंड है। प्यूरीन के अंदर हमारे पास डबल रिंग्स मौजूद है। एक रिंग जो है वो 6 मेंबर का है और दूसरा मेंबर जो है वो 5 मेंबर का है। तो इसका जनरल स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस तरह। एक है हमारे पास 6 मेंबर का और दूसरा जो है वो है 5th मेंबर का। ये है 6 मेंबर का और ये है 5 मेंबर रिंग है। तो प्यूरीन के अंदर हमारे पास 2 रिंग्स हैं जो कि फ्यूज्ड है आपस में, ये है प्यूरीन्स। अच्छा, अब पायरिमिडीन्स की फर्दर जो है 3 टाइप्स है। एक हमारे पास है साइटोसिन, साइटोसिन, और दूसरा जो है वो है हमारे पास यूरेसिल। यूरेसिल हमारे पास आरएनए के अंदर पाया जाता है, यूरेसिल, और एक है हमारे पास थाइमीन। अच्छा स्टूडेंट, अब यहां पर कभी कभी इंसान भूल जाता है कि ये टाइप्स जो है ये पायरिमिडीन के हैं या प्यूरीन के हैं, या एक मेंबर जो है साइटोसिन ये पायरिमिडीन का मेंबर है या प्यूरीन का टाइप है। तो देखिए स्टूडेंट, यहां पर मैं एक आपको अपना पर्सनल ट्रिक बताता हूं कि आप इसको यू याद करें, CUT कट से, यानी पायरिमिडीन के लिए आप ये लफ्ज जो है ये याद करें, CUT कट, यानी C फॉर साइटोसिन एंड U फॉर यूरेसिल एंड T फॉर थाइमीन। सो ये जो है ये टाइप्स जो है ये किसके हैं, ये पायरिमिडीन के हैं। और बाकी जो है आपके पास 2 नाइट्रोजीनियस बेसिस है जो कि गवानीन है, वो प्यूरीन के टाइप्स है, यानी प्यूरीन फर्दर 2 टाइप्स के हैं, गवानीन और दूसरा जो है वो है एडेनिन। ये 2 टाइप्स किसके हैं, ये 2 टाइप्स हैं प्यूरीन के। अच्छा, अब देखते हैं स्टूडेंट्स के न्यूक्लियोटाइड्स जो है अपने 3 कंपोनेंट से, यानी इन कंपोनेंट से न्यूक्लियोटाइड किस तरह बनता है। अच्छा, न्यूक्लियोटाइड की जो कंपोजिशन है वो कुछ इस तरह है कि न्यूक्लियोटाइड के अंदर हमारे पास एक, यानी डीएनए का जो न्यूक्लियोटाइड है उसके अंदर एक हमारे पास है डीऑक्सीराइबोज, एक है हमारे पास डीऑक्सीराइबोज, यहां पर ऑक्सीजन है। अच्छा, अब ये देखिए स्टूडेंट, यहां पर हमारे पास कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 2, यहां पर सिर्फ H मौजूद है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डीऑक्सीराइबोज, यानी यहां पर ऑक्सीजन नहीं है। ये है कार्बन नंबर 3 और ये कार्बन नंबर 4 है। कार्बन नंबर 5 जो है, 5th कार्बन जो है वो रिंग का हिस्सा नहीं है, एंड दैट इज आउट ऑफ द रिंग। कार्बन नंबर 5 वो यहां पर मौजूद है। अच्छा, ये है हमारे पास डीऑक्सीराइबोज। अब देखिए स्टूडेंट, यहां पर न्यूक्लियोटाइड में कार्बन नंबर 5 जो है, कार्बन नंबर 5 पर हमारे पास क्या है, फॉस्फेट ग्रुप मौजूद है, फॉस्फेट ग्रुप। देखिए सबसे पहले नाइट्रोजीनियस बेस को अटैच करते हैं। यहां पर कार्बन नंबर 1 पर हमारे पास कौन अटैच है,
नाइट्रोजीनियस बेस। यहां पर हमारे पास क्या है, नाइट्रोजीनियस बेस है। अब नाइट्रोजीनियस बेस की टू टाइप्स है, प्यूरिन्स एंड पाइरिमिडिन्स। तो यहां पर प्यूरिन भी अटैच हो सकता है। अगर प्यूरिन अटैच है तो फिर ये डबल रिंग का होगा, अगर प्यूरिन है, और अगर पाइरिमिडिन है तो फिर ये सिंगल रिंग कंपाउंड होगा। अच्छा, तो कार्बन नंबर 5 पर हमारे पास कौन मौजूद है, यहां पर हमारे पास फॉस्फेट मौजूद है। यहां कार्बन नंबर 5 के OH के साथ हमारे पास मौजूद है फॉस्फेट ग्रुप यहां पर मौजूद है। तो ये हमारे पास एक न्यूक्लियोटाइड है जो कि डीएनए के चेन में मौजूद होता है। अच्छा, अब देखते हैं स्टूडेंट कि न्यूक्लिक एसिड का जो चेन होता है, यानी डीएनए का चेन या आरएनए का चेन, हम डीएनए का चेन जो है वो लेते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास क्या है, डीएनए का डबल स्ट्रैंडेड चेन है, डबल स्ट्रैंड चेन है। तो देखते हैं स्टूडेंट कि ये चेन की फॉर्मेशन कैसे होती है। यानी अगर ये न्यूक्लियोटाइड है तो इस न्यूक्लियोटाइड के साथ ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड जो है वो किस तरह अटैच है, और फिर जो है अगर ये सेकंड न्यूक्लियोटाइड है तो सेकंड न्यूक्लियोटाइड के साथ थर्ड न्यूक्लियोटाइड जो है वो किस तरह अटैच है। इसी तरह थर्ड के साथ फोर्थ कैसे अटैच है, और फोर्थ के साथ फिफ्थ, एंड सो ऑन। ये लंबा चेन किस तरह बनता है। देखिए स्टूडेंट, लेट्स सपोज ये हमारे पास एक बुनियादी न्यूक्लियोटाइड है जो ऑलरेडी के यहाँ पर मौजूद है। अब हम देखते हैं कि सेकंड न्यूक्लियोटाइड जो आता है तो वो यहाँ पर किस तरह खुद को अटैच करता है। देखिए यहां पर कार्बन नंबर 3 पर, कार्बन नंबर 3 पर यहां पर स्टूडेंट हमारे पास कौन मौजूद है, OH ग्रुप मौजूद है। कार्बन नंबर 3 पर OH ग्रुप मौजूद है। अच्छा, अब देखिए स्टूडेंट, डीएनए की जो चेन बनता है ये वैसे सिंपल नहीं है, बल्कि हम तो एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं फॉर द स्ट्रक्चरल कंपोजिशन ऑफ डीएनए। लेकिन ये डीएनए का चेन जो बनता है वो एक खास प्रोसेस के जरिए बनता है, यानी डीएनए रिप्लिकेशन के जरिए। एक लेंथी प्रोसेस है, लेकिन हम यहाँ पर एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसलिए हम फोकस करते हैं यहाँ पर इसके स्ट्रक्चरल एंड केमिकल कंपोजिशन पर। तो हम वहां पर नहीं जाते यानी डीएनए रिप्लिकेशन की तरफ। तो हम सिंपल बात करते हैं कि डीएनए के एलोंगेशन में जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है वो हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज है। डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, न्यूक्लियोटाइड को उठाता है और कहां पर अटैच करता है, डीएनए के स्ट्रैंड के साथ, यानी जो ग्रोइंग एंड होता है, ग्रोइंग एंड के साथ न्यूक्लियोटाइड को अटैच करते हैं। लेकिन स्टूडेंट ये बात याद रखो कि लेट्स सपोज अगर हम यहाँ पर एक चेन बनाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास लेट्स सपोज ये फाउंडेशन है, बुनियाद है। अब हम न्यूक्लियोटाइड को लाएंगे और यहाँ पर अटैच करेंगे। याद रखो स्टूडेंट कि डीएनए पॉलीमरेज जो जिस न्यूक्लियोटाइड को यहाँ पर लाएगा और जिसको अटैच करेगा, उस न्यूक्लियोटाइड के पास हमारे पास 3 फॉस्फेट का होना जरूरी है, यानी 3 फॉस्फेट ग्रुप्स उनके पास जरूरी है। लेट्स सपोज यहां पर हमारे पास, लेट्स सपोज यहां पर डीएनए पॉलीमरेज आ गया। अब ये डीएनए पॉलीमरेज लेट्स सपोज इस एक न्यूक्लियोटाइड को उठाएगा और यहां पर अटैच करवाएगा। तो यहां से जिस न्यूक्लियोटाइड को उठाएगा तो उसके पास एक फॉस्फेट के बजाय 3 फॉस्फेट का होना जरूरी है, क्योंकि ये एलोंगेशन का जो प्रोसेस चलता है, इस एलोंगेशन के प्रोसेस के लिए क्या जरूरी है, एनर्जी जरूरी है। और वो एनर्जी कहां से हासिल होगी, फॉस्फेट यानी 3 फॉस्फेट, ये जो बांड होते हैं फॉस्फेट के दरमियान, वहां से हासिल होगी। सो न्यूक्लियोटाइड जो है वो मोनोफॉस्फेट उनके पास नहीं बल्कि ट्राइफॉस्फेट का होना जरूरी है। लेट्स सपोज दिस इज द डीऑक्सीराइबोज and this is the nitrogenous base। यहां पर स्टूडेंट 3 फॉस्फेट का होना जरूरी है।
फॉस्फेट का होना जरूरी है, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज जब इसको उठाएगा और यहां पर अटैच करेगा तो यहां बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए और फिर इसी बॉन्ड को स्टेबल रखने के लिए एनर्जी की जरूरत है। तो वो एनर्जी कहां से आएगी? ये फॉस्फेट ग्रुप जो है इनके दरमियान जो बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, टूटता है, तो यहां से एनर्जी जो रिलीज होती है तो वो यहां पर बॉन्ड फॉर्मेशन और फिर इस बॉन्ड को स्टेबल रखने में दरकार होती है। तो अब डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा? इस न्यूक्लियोटाइड को उठाएगा और यहां पर अटैच करेगा। अच्छा, अब यहां पर स्टूडेंट्स एक और पॉइंट है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो ये है कि देखिए इस न्यूक्लियोटाइड को, ये न्यूक्लियोटाइड जो है, इस न्यूक्लियोटाइड का ये वाला एंड यानी 5th कार्बन वाला एंड जो है इस न्यूक्लियोटाइड का, ये हमारे पास है 5 प्राइम, यानी प्राइम का जो अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं कि डीएनए की एलोंगेशन किस तरह होती है, फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम, फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम। इसका मतलब ये होता है कि अगर ये न्यूक्लियोटाइड है, एंड वाला न्यूक्लियोटाइड है, बिल्कुल आखिरी स्तर वाला, तो ये हमारे पास है इसका 5th कार्बन नंबर 5, तो हम इसको 5 एंड कहते हैं, इसको हम 5 एंड कहते हैं। यहां पर जो कार्बन है ये हमारे पास कार्बन नंबर 3 यानी 3 प्राइम, इसको हम कहते हैं। तो न्यू न्यूक्लियोटाइड जब आता है और अटैच हो जाता है तो वो कहां पर अटैच होगा? कार्बन नंबर 3 के OH के साथ अटैच होगा। तो इसी तरह जब न्यू न्यूक्लियोटाइड्स आते हैं तो वो कहां पर अटैच होंगे? कार्बन नंबर 3 के OH के साथ। देखिए अब ये न्यूक्लियोटाइड आएगा और कहां पर अटैच होगा? यहां पर। लेट्स सपोज ये है हमारे पास डीऑक्सीराइबोज, यहां पर क्या है? फॉस्फेट मौजूद है। यहां पर इसके पास 3 फॉस्फेट है। अच्छा, अब देखिए ये OH ग्रुप जो है ये क्या करेगा? ये इस फॉस्फेट पर क्या करेगा? यानी जो फर्स्ट फॉस्फेट है, देखिए ये फर्स्ट वाला फॉस्फेट जो है इसको हम कहते हैं अल्फा फॉस्फेट, ये हमारे पास अल्फा फॉस्फेट, और ये हमारे पास बीटा फॉस्फेट, और ये है गेमा फॉस्फेट। तो OH क्या करेगा? अल्फा फॉस्फेट पर क्या करेगा? अटैक करेगा। तो अल्फा फॉस्फेट पर अटैक करने से क्या होगा कि ये 2 फॉस्फेट जो है यानी बीटा और गेमा जो है ये क्या हो जाएगा? ये रिलीज हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ अ स्मॉल मॉलिक्यूल, और वो मॉलिक्यूल हमारे पास क्या होगा? पायरोफॉस्फेट। तो इससे क्या होगा कि ये जो फॉस्फेट है ये रिलीज हो जाएगा, ये यहां पर आ जाएगा। अब ये क्या है? ये हमारे पास है पायरोफॉस्फेट, ये जो है ये है हमारे पास पायरोफॉस्फेट। ये एक मॉलिक्यूल है, स्मॉल मॉलिक्यूल है, जिसको हम कहते हैं पायरोफॉस्फेट। तो देखिए स्टूडेंट, यहां से जो एनर्जी यानी अल्फा फॉस्फेट पर अटैक किया तो बॉन्ड ब्रेक हुआ, पायरोफॉस्फेट रिलीज हुआ। तो इस बॉन्ड ब्रेक के नतीजे में जो एनर्जी रिलीज हुई वो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ दिस बॉन्ड। यानी अब यहां पर क्या हो गया? यहां पर एक बॉन्ड बन गया इसके साथ, और ये जो है यहां से रिलीज हुआ, यहां पर आ गया, यानी पायरोफॉस्फेट क्या हुआ? रिलीज हुआ। तो अब ये वाला बॉन्ड जो है, देखिए मैं इसको थोड़ा सा क्लियर बना देता हूं। देखिए स्टूडेंट, यहां के जो कार्बन नंबर क्या है? कार्बन नंबर 5 है यहां पर, और यहां पर क्या है? OH मौजूद है कार्बन नंबर 3 पर। तो यहां पर कार्बन नंबर 5 के साथ कौन अटैच है? यहां पर फॉस्फेट अटैच है। तो OH क्या है? OH जो है वो क्या करेगा? इसके साथ बॉन्ड बनाएगा फॉस्फेट के साथ। तो ये हमारे पास बॉन्ड बन गया। अब ये बॉन्ड जो है
ये वाला बॉन्ड जो है इसको हम कहते हैं फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। ये वाले जो बॉन्ड्स है इनको हम कहते हैं फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। अब देखिए स्टूडेंट, अंदेशा है कि इस बॉन्ड बनने के बाद ये न्यूक्लियोटाइड दोबारा जो है डिटेच हो जाए। तो होता क्या है कि जो ही ये पायरोफॉस्फेट रिलीज हो जाए तो पायरोफॉस्फेट की रिलीज के बाद फौरन बाद क्या हो जाता है, इसका हाइड्रोलिसिस किया जाता है। यानी पायरोफॉस्फेट का क्या हो जाता है, हाइड्रोलिसिस। इसका हाइड्रोलिसिस किया जाता है और इस हाइड्रोलिसिस का जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन के नतीजे में जो एनर्जी वो रिलीज हो जाती है तो वो इस बॉन्ड को क्या करता है, इस बॉन्ड को फिल्म बनाता है, मजबूत बना देता है ताकि ये न्यूक्लियोटाइड दोबारा डिटेच न हो जाए। तो हम कह सकते हैं कि पायरोफॉस्फेट से रिलीज होने वाली एनर्जी वो क्या करता है, डीएनए की चेन की जो एलोंगेशन होती है, इस एलोंगेशन के प्रोसेस को चलाने वाली एनर्जी कहां से आती है, वो पायरोफॉस्फेट के हाइड्रोलिसिस से आती है। अच्छा, तो अब देखिए स्टूडेंट, अब थर्ड न्यूक्लियोटाइड आएगा और वो इस न्यूक्लियोटाइड के कार्बन नंबर 3 पर OH के साथ क्या होगा, अटैच होगा। यानी यहां पर क्या है, OH मौजूद है, OH। तो अब थर्ड न्यूक्लियोटाइड आएगा, यानी इसी को कंसीडर करता हूं, तो ये आएगा, यानी जो डीएनए पॉलीमरेज है इस न्यूक्लियोटाइड को उठाएगा विथ 3 फॉस्फेट। याद रखो कि जो न्यूक्लियोटाइड यहां पर अटैच होता है तो उस न्यूक्लियोटाइड के पास 3 फॉस्फेट का होना जरूरी है। यानी अटैचमेंट से पहले उनके पास 3 फॉस्फेट का होना जरूरी है, और जब अटैच हो जाए तो फिर वो न्यूक्लियोटाइड जो है उनके पास सिर्फ एक ही फॉस्फेट होता है। तो डीएनए के चेन में जो न्यूक्लियोटाइड आपको नजर आते हैं उन न्यूक्लियोटाइड्स के पास सिर्फ एक फॉस्फेट होता है, लेकिन यही न्यूक्लियोटाइड जब यहाँ पर खुद को अटैच करते हैं तो before the attachment, this nucleotide must have the 3 phosphate groups. अच्छा, तो अब ये थर्ड न्यूक्लियोटाइड आएगा और वो यहां पर जो कार्बन नंबर 3 है, यहां पर जो कार्बन नंबर 3 है तो इसके साथ क्या करेगा, अटैच करेगा खुद को। यानी यहां पर आ गया, यहां पर यही अमल इसी तरह होगा कि ये OH क्या करेगा, अल्फा फास्फेट पर अटैक करेगा, जिसके नतीजे में पायरोफॉस्फेट रिलीज होगा और यहां पर जो है क्या होगा, यहां पर हमारे पास सिर्फ एक ही फॉस्फेट ग्रुप अटैच रहेगा। अच्छा, तो अब ये क्या है, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड है। अब देखिए स्टूडेंट, न्यू न्यूक्लियोटाइड कहां पर अटैच होते हैं, कार्बन नंबर 3 पर। न्यूक्लियोटाइड के अंदर कार्बन नंबर 3 पर अटैच हो रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि डीएनए की चेन की इलॉन्गेशन फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम हो रही है। मतलब 3 प्राइम के साथ जो है क्या हो रहा है, न्यूक्लियोटाइड का अटैचमेंट होती है, और इसी तरह डीएनए का चेन इसी फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम क्या हो रहा है, एलोंगेट हो रहा है। तो फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम का मतलब यही होता है। अच्छा सुनो, अब ये चेन देखिए जो बनता जा रहा है, तो ये चेन यहां पर मैंने इस तरह डिनोट किया है कि फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड है, यहां पर ये देखिए इस न्यूक्लियोटाइड का यहां पर कार्बन नंबर 5 है। तो हम कह सकते हैं कि पूरे चेन का ये वाला एंड जो है ये क्या है, कार्बन नंबर 5 का ये है 5 प्राइम, और यहां पर जो है देखें तो इस चेन का आखिरी एंड क्या है, कहां पर आता है, कार्बन नंबर 3 पर आता है। तो हम कह सकते हैं कि ये चेन जो है, इस चेन का ये 5 एंड है और ये इसका है 3 एंड।
और ये जो बांड आपको नजर आ रहे हैं, ये बांड हमारे पास कौन से बांड है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है। अच्छा, अब हम कहते हैं डीएनए के स्ट्रैंड के बारे में कि डीएनए का स्ट्रैंड जो है स्टूडेंट्स वो क्या है? एंटी पैरेलल है। डीएनए के स्ट्रैंड्स एंटी पैरेलल है। देखिए इस तरह है, इस मार्कर का हेड जो है वो इस तरफ है और इस मार्कर का हेड मेरी तरफ है। तो देखिए ये क्या है? एंटी पैरेलल है। तो ये देखिए ये इस तरह है स्टूडेंट, स्ट्रैंड इस तरह है, यानी इस ये जो चेन है, इस चेन का ये वाला एंड 5 पर होता है और इस एंड पर कार्बन नंबर 3 है, यानी मतलब ये वाला एंड जो है 3 है। तो ये 5 प्राइम एंड है और ये 3 प्राइम एंड है। तो दूसरा चेन देखें, दूसरे चेन में ये बात उलट है। वो किस तरह? इस चेन का ये वाला एंड जो है 5 है और ये वाला 3 प्राइम है। तो इसके साथ क्या है? उलट है। और ये एंटी पैरेलल अरेंजमेंट जो है इनका, ये जरूरी है फॉर द बेस पेयरिंग रूल्स। फॉर द बेस पेयरिंग रूल्स ये अरेंजमेंट क्या है स्टूडेंट्स? ये जरूरी है। अच्छा स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं वाटसन एंड क्रेग मॉडल के बारे में कि वो डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में क्या कहते हैं। देखिए वाटसन एंड क्रेग जो है ये कहते हैं डीएनए के बारे में कि डीएनए जो है ये हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड है, डबल स्ट्रैंडेड है। और वो कहते हैं कि इनका ये जो स्ट्रक्चर है वो हेलिकल है, हेलिकल स्ट्रक्चर है। हेलिकल का मतलब यह है कि डीएनए का एक चेन जो है वो दूसरे के ऊपर क्या करता है? ट्विस्ट करता है। यानी हम कह सकते हैं कि वन स्ट्रैंड ट्विस्ट ओवर द अदर। देखिए स्टूडेंट, ये स्ट्रैंड इसी तरह नहीं रह सकता, यानी लेडर, सिंपल लेडर के फॉर्म में नहीं रह सकता लाइक दिस। वाटसन एंड क्रेग कहता है कि डीएनए का स्ट्रक्चर वो सिंपल लेडर की शक्ल में नहीं है, बल्कि लेडर तो है लेकिन किस तरह लेडर है? स्पाइरल स्टेयरकेस, स्पाइरल स्टेयरकेस। लेट्स सपोज दिस इज अ सिंपल लेडर शेप। वाटसन एंड क्रेग कहता है कि ये सिंपल लेडर नहीं है बल्कि स्पाइरल स्टेयरकेस है। स्पाइरल स्टेयरकेस का क्या मतलब है? आप सपोज करें कि ये वाला एंड जो है ये फैमिली इसी तरह रखो और ये वाला जो एंड है इसको पकड़ो और इसको क्या करो? राइट हैंडेड इसको कॉइल कर दो। तो अगर इसको राइट हैंडेड कॉइल कर दे तो इसकी जो शक्ल बन जाती है वो स्क्रू शेप बन जाती है। तो इसलिए वो कहते हैं कि डीएनए जो है वो स्पाइरल स्टेयरकेस है, यानी हेलिकल स्ट्रक्चर में है। तो अगर आप इसको राइट हैंडेड जो है कॉइल करते हो तो ये स्क्रू फॉर्म में आ जाता है और इनकी जो स्ट्रैंड्स है वो एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे? ट्विस्ट करेंगे। तो वाटसन एंड क्रेग कहता है कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह है, स्पाइरल स्टेयरकेस की शक्ल में। दूसरा स्ट्रैंड जो है वो क्या करता है? इसके ऊपर ट्विस्ट करता है इस तरह। और वो ये भी कहते हैं कि प्यूरिडीन, पाइरिडीन जो है वो पाइरिडीन क्या करेगा? पॉइंट करेगा टुवर्ड्स द प्यूरिन्स, यानी प्यूरिन एंड पाइरिमिडीन जो है। अच्छा स्टूडेंट, तो देखिए पाइरिमिडीन एंड प्यूरिन क्या करते हैं? आपस में बॉन्ड बनाते हैं। तो प्यूरिन और पाइरिमिडीन पॉइंट्स टुवर्ड्स द प्यूरिन। पाइरिमिडीन जो है वो प्यूरिन के साथ बॉन्ड बनाता है इस तरह। देखिए स्टूडेंट, यहां पर मैंने शो किया है और यहां पर रूल्स ये है कि गवानीन जो है यानी जो कि क्या है? प्यूरिन है, ये ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन का किसके साथ? साइटोसिन के साथ। साइटोसिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। इसी तरह थाइमीन जो है वो डबल बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन का किसके साथ?
एडेनिन के साथ। यानी देखिए यहां पर देखिए ग्वानिन ये हमारे पास क्या है, ये प्यूरिन है, साइटोसिन ये पायरिमिडीन है। इसी तरह यहाँ पर थाइमिन जो है ये क्या है, थाइमिन पायरिमिडीन है, और एडेनिन क्या है, ये प्यूरिन है। तो प्यूरिन एंड पायरिमिडीन क्या करते हैं, ये एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। ग्वानिन और साइटोसिन के अंदर ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, जबकि थाइमिन एंड एडेनिन के दरमियान डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। अच्छा सुनो, अब यहाँ पर एक और रूल है, तो वो है शॉर्गॉफ रूल। वो कहते हैं कि ग्वानिन एंड साइटोसिन और थाइमिन एंड एडेनिन इनके दरमियान जो रेशो है, यानी जो अमाउंट है, वो हमेशा बराबर रहेगा। यानी अगर एक मॉलिक्यूल के अंदर जहां जहां पर आपको ग्वानिन नजर आएगा, तो उसकी करस्पॉन्डिंग आपको क्या नजर आएगा, साइटोसिन नजर आएगा। और जहां पर आपको थाइमिन नजर आता है, तो वहां पर एडेनिन भी नजर आएगा। तो हम कह सकते हैं कि साइटोसिन एंड ग्वानिन और थाइमिन एंड एडेनिन के दरमियान जो रेशो है वो 1:1 है। यानी जितने ग्वानिन होंगे उतनी ही साइटोसिन होंगे, और इसी तरह जितने थाइमिन होंगे उतनी ही एडेनिन होंगे। तो ये हमारे पास है शॉर्गॉफ रूल्स। अच्छा सुनो, अब यहाँ पर एक और कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं, और वो ये है कि डीएनए का जो चेन है वो सिंपल लेडर की फॉर्म में क्यों नहीं है। देखिए ये इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो डीऑक्सीराइबोज है, तो हम कह सकते हैं कि इसको इरेज करता हूं, यानी डीएनए जो है वो स्पाइरल फॉर्म में क्यों है, यानी स्पाइरल स्टेयरकेस की फॉर्म में क्यों है, स्ट्रेट फॉर्म में क्यों नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि पहली रीजन जो है वो ये है ज्योमेट्री एंड बॉन्ड एंगल्स। यानी हमारे पास जो डीऑक्सीराइबोज शुगर है उसका जो ज्योमेट्री है वो हमारे पास क्या है, टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है उसके, और वहां पर जो बॉन्ड एंगल है वो 109.5 है। तो जो ज्योमेट्री इसकी जो टेट्राहेड्रल है, तो इसकी अरेंजमेंट जो है वो स्ट्रेट अरेंजमेंट जो है उसकी पॉसिबल नहीं है। एक न्यूक्लियोटाइड जब अटैच हो जाता है तो उसके अंदर थोड़ा सा बेंड आ जाता है। लेट्स सपोज ये आपको लेट्स सपोज ये हमारे पास 2 न्यूक्लियोटाइड्स अटैच हो चुके हैं, आपको ये स्ट्रेट लगेगा लेकिन स्ट्रेट नहीं है, थोड़ा सा बेंड है। अब जब तीसरा न्यूक्लियोटाइड आता है, इसी तरह ये बेंड क्या करेगा, शो करेगा। इसी तरह ये चेन जब लंबा हो जाता है तो ये इसी तरह दिखाई देता है जिस तरह हमारे पास स्पाइरल स्टेयरकेस के एक स्ट्रैंड जो है होता है। तो ये इसी तरह जो है नेचुरली क्या करता है, ड्यू टू इट्स ज्योमेट्री एंड बॉन्ड एंगल्स, ये जो है स्पाइरल हो जाता है। एक रीजन तो ये है। दूसरी रीजन ये है कि डीएनए जो है खुद को इसलिए कॉइल करता है इसलिए कि यहाँ पर जो हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स है, यानी ये वाले पार्ट्स जो है, ये कंपोनेंट्स, ये हमारे पास क्या है, हाइड्रोफोबिक है, यानी वाटर से नफरत करते हैं। यानी these component hates the वाटर से क्या करते हैं, नफरत करते हैं। हाइड्रोफिलिक नहीं है बल्कि हाइड्रोफोबिक है। तो डीएनए जब कॉइल करता है तो इसके ये वाला पार्ट्स जो है, ये कंपोनेंट्स क्या हो जाते हैं, ये हाइड हो जाते हैं, छुप हो जाते हैं। यानी वाटर जो है, यानी वाटर के एनवायरनमेंट में डीएनए जब रहता है तो वहां पर वाटर के लिए ये पार्ट्स जो है वो एक्सपोज नहीं होते, तो ये हाइड हो जाते हैं ड्यू टू द कॉइलिंग ऑफ DNA. That's why for the best protection DNA के लिए जरूरी है कि वो क्या करे, खुद को कोइल कर दे ताकि ये वाले पार्ट्स क्या हो जाए, ये हाइड हो जाए वाटर के इफेक्ट से। तो दूसरी जो रीजन है वो हमारे पास क्या है,
हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शंस। हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शंस, क्योंकि ये वाले जो कंपाउंड्स हैं यानी डिऑक्सीराइबोस एंड ये फॉस्फेट, ये वाले जो है ये हमारे पास क्या है, तो ये हमारे पास पोलर है। तो पोलर जो है, पोलर को क्या करते हैं, डिसोल्व करते हैं। तो ये इंटरेक्ट कर सकते हैं माहौल के साथ, वाटर के माहौल के साथ, यानी एक्वस माहौल में ये इंटरेक्शन शो कर सकता है, लेकिन ये शो नहीं कर सकता क्योंकि ये क्या है, हाइड्रोफोबिक है। तो दूसरी रीजन क्या है, हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शंस। अच्छा, अब स्टूडेंट्स डीएनए का जो डायमीटर है, यानी अगर हम इसको इस तरह शो कर दें ओरिजिनल फॉर्म में, तो वो इस देखिए स्टूडेंट डीएनए की जो डायमीटर है, यानी ये जो डायमीटर है, इसकी डायमीटर हमारे पास है 2 नैनोमीटर। 2 नैनोमीटर इसकी डायमीटर है। और एक कंप्लीट टर्न के अंदर हमारे पास, यानी इसकी जो लेंथ है, कंप्लीट टर्न की लेंथ हमारे पास है 3.4 नैनोमीटर। 3.4 नैनोमीटर। अच्छा, अब देखिए स्टूडेंट, ये जो स्ट्रैंड है ये हमारे पास किस चीज से बना है, यानी फॉस्फेट, शुगर एंड फॉस्फेट बिग बोन है। ये हमारे पास शुगर एंड फॉस्फेट बिग बोन है, यानी इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड है। तो एक न्यूक्लियोटाइड की कंट्रीब्यूशन कितनी है, एक न्यूक्लियोटाइड की कंट्रीब्यूशन कितनी है इस लेंथ में, तो ये हमारे पास यहां से लेकर यहां तक एक कंप्लीट चरण में हमारे पास 10 न्यूक्लियोटाइड से, 10 न्यूक्लियोटाइड से। अच्छा, तो देखिए यहां से लेकर यहां तक कंप्लीट चरण में कितने न्यूक्लियोटाइड्स है, 3 न्यूक्लियोटाइड्स है। और इसकी लेंथ कितनी है, यहां से लेकर यहां तक इसकी लेंथ जो है वो 3.4 नैनोमीटर है। तो एक न्यूक्लियोटाइड की जो कंट्रीब्यूशन है वो है हमारे पास 0.34 नैनोमीटर, एक न्यूक्लियोटाइड की कंट्रीब्यूशन है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड कितने हैं, 3 न्यूक्लियोटाइड है। एक न्यूक्लियोटाइड जो है वो अपने कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जो है, इस स्ट्रैंड के दूसरे नाइट्रोजनस बेस के साथ क्या करता है, एक बेस पेयर बनाता है। तो यहां से लेकर यहां तक अगर 3 न्यूक्लियोटाइड है, तो पर न्यूक्लियोटाइड जो है वो एक पेयर बनाता है अपने कॉम्प्लीमेंट्री के साथ। तो अगर यहां से लेकर यहां तक 3 न्यूक्लियोटाइड्स है, तो हम कह सकते हैं कि पेयर भी कितने हैं, नाइट्रोजीनियस बेसिस की जो पेयर्स है वो हमारे पास पेयर्स है 10 बेस पेयर्स है। क्या है, यानी बेस पेयर्स कितने हैं, एक टर्न के अंदर 10 बेस पेयर्स है। तो ये स्टूडेंट्स डीएनए के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड कॉन्सेप्ट्स। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।